everyone. BA first year, paper first, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत। तो इस पेपर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वो होगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, राजनीतिक विचारधाराएं अनेक प्रकार की हैं। जैसे हम राजनीति के बारे में परंपरावादी विचारधाराएं, व्यवहारवादी, उदारवादी, इन सभी विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। तो आज हम व्यवहारवादी विचारधारा की जो बात करते हैं, तो व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट क्या आया कि राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति विज्ञान में जब धीरे धीरे समय बढ़ता गया और लोगों का परंपरावादी जो दृष्टिकोण था राजनीति का, उसके प्रति एक असंतोष जागृत हुआ। उस असंतोष से निकलने के लिए और राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में लाने के लिए नवीन नवीन खोज विशेषज्ञों द्वारा की जाने लगी और उसका परिणाम ही हमारे सामने व्यवहारवाद निकल के आता है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें मानव के व्यवहार को केंद्र मानकर राजनीति, सरकार, उसके अंग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आइए जानते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की उत्पत्ति अमेरिका से मानी जाती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो चलिए आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि व्यवहारवाद किसे कहते हैं, कहाँ से आया, कौन इसके जनक रहे, इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसकी आलोचनाएं हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्यवहारवाद कहते किसे हैं। सॉरी। व्यवहारवाद, रॉबर्ट ए डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है, जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल साइंस को, जो हमारी अन्य साइंस हैं, जैसे हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि को पढ़ते हैं, उन्हीं की तरह एक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने की बात करती है और कहती है कि राजनीति विज्ञान भी अपने आप में विज्ञान है, क्योंकि इसका अध्ययन बहुत सारे तर्क दिए हैं, क्रमबद्ध है और इसकी परिमापन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो व्यवहारवादी विचारक थे उन्होंने ये कोशिश की कि इस विषय को अधिक तकनीकी, अधिक वैज्ञानिकता प्रदान की जाए, जिससे कि ये एक शुद्ध विज्ञान के रूप में सबके सामने आ सके। उनका जो केंद्र, व्यवहारवाद का जो केंद्र बिंदु है वो है मानव का व्यवहार। मानव का व्यवहार, उसके अनुभव आदि को अपने अध्ययन का केंद्र मानकर राजनीति को समझने की बात करते हैं। चूंकि राजनीति के अंतर्गत मानव प्रमुख है और राजनीति विज्ञान का जो कर्तव्य है वो मानव हित है, इसलिए ये एक नवीन कॉन्सेप्ट था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे सामने निकलकर आता है। व्यवहारवाद का विकास, जैसा कि हमने बताया, परंपरागत हमारा जो राजनीतिक दृष्टिकोण था उसी के विरुद्ध नया विचार आया, जिसे हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवहारवाद का उदय माना जाता है और व्यवहारवाद के जो बौद्धिक पिता हैं उन्हें चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है और व्यवहारवाद के वास्तविक जनक के रूप में हमारे सामने नाम आता है डेविड ईस्टन का। व्यवहारवाद की उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स मैरियम की बुक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस को जाता है। इन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय में बहुत सारे नई खोज की और व्यवहारवाद को अपना समर्थन प्रदान किया। व्यवहारवाद एक बौद्धिक
शैक्षिक क्रांति थी जो राजनीति के क्षेत्र में आई। मानव व्यवहार को अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि को आधार मानने की पद्धति व्यवहारवाद है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का मीनिंग क्या है, जहां मानव का व्यवहार, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाए, उसका अवलोकन किया जाए और उसकी व्याख्या और उसके निष्कर्ष के आधार पर हम व्यवहारवाद की उत्पत्ति मानते हैं। अब आप कहेंगे कि मानव के व्यवहार का अध्ययन तो हम साइकोलॉजी में भी करते हैं, मनोविज्ञान में, लेकिन वो बिहेवियरिज्म होता है जो मनोविज्ञान का क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन व्यवहारवाद जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब हम बताएंगे कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति के क्या कारण थे, किन कारणों से व्यवहारवाद का उदय होता है। तो पहला हमारा बिंदु आता है परंपरावाद के प्रति असंतोष। जो हमारी परंपरावादी विचारधाराएं थी राजनीति के क्षेत्र में कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्यों का अध्ययन करे, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो सरकारों का अध्ययन करे, तो इन सबके प्रति लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ और वो परंपरावादी जो विचारधारा थी उसके प्रति लोगों का मोह भंग हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जिसका परिणाम व्यवहारवाद हमारे सामने निकलकर आता है। तो इस तरीके से परंपरावाद के प्रति असंतोष व्यवहारवाद की उत्पत्ति का एक बड़ा कारण रहा। दूसरा हम देखते हैं कि राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार। तो राजनीति प्रभुत्व का विस्तार होता चला जा रहा था, राजनीति के क्षेत्र बढ़ रहा था, राजनीति के अंदर बहुत सारे अधिकार सम्मिलित हो रहे थे। तो उसके स्वरूप का अध्ययन करने के लिए जरूरी था कि हम एक वैज्ञानिक और एक तकनीकी विधियों का सहारा लें जो हमें सही रूप से बता सके कि कैसे हम बेहतर हो सकते हैं। और हमारा जो विषय है वो अन्य सभी क्षेत्रों को जब प्रभावित करता है तो उन्हीं के समान हम अन्य सामाजिक विषयों या अन्य जो हमारे साइंस हैं उनकी भांति हमारे राजनीति विज्ञान भी अध्ययन करने का विषय है, उसमें भी तथ्यात्मक अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे भी अन्य विज्ञानों के समान विज्ञान का दर्जा प्राप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट कारण इसका क्या रहता है, स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ना। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ अनेक नए नए राज्य स्वतंत्र हो रहे थे और उनकी संख्या बढ़ रही थी, इसके कारण भी व्यवहारवाद का उदय होता है। अमेरिकी संस्थाओं की भूमिका, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि चार्ल्स मेरियम और सिडनी विश्वविद्यालय के अनेक ऐसे नए नए शोध हो रहे थे जिनसे कि व्यवहारवाद उत्पन्न हुआ, तो उनका भी श्रेय जाता है व्यवहारवाद की उत्पत्ति में। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद की विशेषताएं। तो व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं थी, सामान्य रूप से हम दो विशेषताएं निकल के सामने आती हैं कि वैज्ञानिकता पर बल। तो ये साइंटिफिक मेथड पर बल देता था, जिस तरीके से अन्य साइंस हैं जिनमें क्रमबद्ध तथ्यात्मक अध्ययन प्रणाली को अपनाकर तर्क दिए जाते हैं और शोध किए जाते हैं, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में भी वैज्ञानिकता को बढ़ाने पर, वैज्ञानिक विधियों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा था। क्योंकि हमारी जो परंपरावादी दृष्टिकोण था वो सिर्फ मूल्यों पर अधिक ध्यान देता था और वो तथ्यों को नहीं मानता था। तो इसलिए भी राजनीति विज्ञान को नया वैज्ञानिक रूप देने के लिए वैज्ञानिक नियमों का, वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेकर इसका रूप परिवर्तन करने की एक कोशिश थी। तो ये इसकी विशेषता है कि वैज्ञानिकता पर बल। मानव व्यवहार को आधार माना। तो इसकी दूसरी क्या विशेषता है कि मानव का जो व्यवहार है वही अध्ययन का आधार है और मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन करके हम राजनीति, चूंकि राजनीति में जो सत्ता है उसका प्रयोग मनुष्य ही कर रहे हैं, तो मनुष्य की जैसा व्यवहार होगा वो राजनीति को प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से मानव व्यवहार को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र मानकर व्यवहारवाद का जन्म होता है। अब डेविड ईस्टन के द्वारा 8 विशेषताएं इसकी बताई गई। चूंकि व्यवहारवाद के जनक के रूप में हमारे सामने नाम निकल के आता है डेविड ईस्टन। ये प्रमुख
व्यवहारवादी थे। इन्होंने ही व्यवहारवाद के कॉन्सेप्ट को लाया और इनके पिता के रूप में, व्यवहारवाद के पिता के रूप में हमारे सामने इनकी छवि निकलकर आती है। इन्होंने अलग से 8 विशेषताएं बताई व्यवहारवाद की, जिन्हें हम देखते हैं। और अगर हम उन विशेषताओं पर गौर करें तो हम देखेंगे कि हाँ, व्यवहारवाद वास्तव में राजनीति विज्ञान का जो स्वरूप है उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की कोशिश करता है। तो आइए जानते हैं उन्हें। डेविड ईस्टन के द्वारा 8 प्रकार की विशेषताएं व्यवहारवाद की बताई गई, जिसमें पहला है नियमितता। तो नियमितता क्या है कि डेविड ईस्टन बताते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो नियमित है। मनुष्य, अगर एक बार मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर लिया जाए तो हम उसी व्यवहार के आधार पर ही हम उसके आगे के कार्यक्रमों को जान सकते हैं। तो मानव व्यवहार में एक नियमितता दिखाई पड़ती है। मीन्स मनुष्य जैसा व्यवहार एक बार करेगा वो वैसा ही व्यवहार दोबारा भी करेगा, ऐसा कहकर ये नियमितता का विशेषता इसमें बताते हैं। सत्यापन मीन्स जो भी हम नियमितता या मानव से जुड़े तथ्य, आंकड़े, तथ्य और डाटा कलेक्ट करते हैं उनका सत्यापन किया जाता है। मीन्स उनके सत्यता कितनी है इसको प्रमाणित यहाँ किया जाता है। प्रविधियां कि इसमें हम अलग अलग प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे डाटा एकत्र करना, उनको एनालिसिस करना, उनका वेरीफाई करना और फिर उनको देखना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रविधियां हैं। परिमापन, परिमापन क्या है कि हमने जो तथ्य इकट्ठे किए हैं, हमने जो व्यवहार से संबंधित या किसी भी समूह से संबंधित जो भी हमारे पास आंकड़े उपस्थित हुए हैं, हम उनका मापन कर सकते हैं। मीन्स हम उनको नाप सकते हैं। परिमापन की विशेषता हो गई। मूल्य निरपेक्षता, ये मूल्यों में विश्वास नहीं करता है, मूल्यों के प्रति निरपेक्ष है और तथ्यों की बात को प्रमुख मानता है और तथ्यों पर जोर देने वाला विषय है। क्रमबद्धता मीन्स एक क्रम है और उसी क्रम में आगे बढ़ता है, तो इसमें क्रमबद्धता की विशेषता है। विशुद्ध विज्ञान, तो डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि जैसे अन्य विज्ञान है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसी तरीके से राजनीति विज्ञान भी एक शुद्ध विज्ञान है। एकीकरण, ये क्या डेविड ईस्टन ने बताया कि इसमें एकीकरण का सिद्धांत काम करता है। मीन्स कि एक व्यक्ति किस तरीके से काम करता है या राज्य किस तरीके से काम करता है, या एकता दिखाई पड़ती है जो हमारे विषय हैं उनमें और दूसरे विषयों में। तो एकीकरण का सिद्धांत इसकी विशेषता है। इसके बाद हम आते हैं व्यवहारवाद की विशेषताएं और उनकी उत्पत्ति जानने के बाद हम बात करेंगे व्यवहारवाद की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। और आपको एक बात बताएं कि इसकी आलोचना स्वयं डेविड ईस्टन ने की है, जो कि इसके पिता कहे जाते हैं, जो जिन्होंने खुद इस कॉन्सेप्ट को लाया, वो खुद इसके विरोध में खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद नाम का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की बहुत सी आलोचनाएं भी देखने को मिलती है। जहां व्यवहारवाद की उपयोगिता है राजनीति के क्षेत्र में, वहीं इसकी आलोचनाएं भी है। तो क्या आलोचनाएं है? मूल्य निरपेक्षता, सबसे बड़ी इसकी आलोचना है मूल्य निरपेक्षता। तो विचारक कहते हैं कि मूल्य हमारे व्यवहार का एक हिस्सा होते हैं और मूल्य के प्रति निरपेक्ष व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि व्यक्ति की जो आदत है, उनका व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं मूल्यों से प्रभावित होता ही है। और अगर हम बात करें कि ये वैज्ञानिक या तथ्यों की बात करता है, तो पूरी तरह से मूल्यों के निरपेक्ष नहीं रह जाता तक, क्योंकि अगर हम राजनीति के क्षेत्र में मूल्य निरपेक्षता की बात करेंगे तो फिर हमें क्या अंतर रह जाएगा प्रजातंत्र और तानाशाही में, निरंकुश तंत्र में। तो इस तरीके से मूल्यों से निरपेक्षता, इनका जो विशेषता थी, वही इनकी एक आलोचना के रूप में निकलकर सामने आती है कि पूरी तरह से कोई भी मूल्यों के प्रति निरपेक्ष नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव, हमारी आदत, हमारे विचार मूल्यों से प्रभावित होते हैं।
दूसरा, ये आलोचना इनकी इसलिए की जाती है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मानव व्यवहार पर है। इस अध्ययन करने के लिए इन्होंने मानव व्यवहार को फोकस किया है और मानव व्यवहार परिवर्तनशील है। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव व्यवहार नियमित नहीं रहता है, परिस्थिति, समय और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। मनुष्य एक परिस्थिति में कुछ और व्यवहार करता है, दूसरी परिस्थिति में कुछ और व्यवहार करता है। तो हम मनुष्य के व्यवहार के द्वारा किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये भी ऐसा कहकर भी इनकी आलोचना की जाती है। राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जैसे जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो भी निष्कर्ष देते हैं, जो भी उनके द्वारा सिद्ध किया जाता है वो सही होता है, और उसको आप बार बार अगर उसकी वैधता, उसकी वैधता की जांच करेंगे तो भी वही रिजल्ट निकल के सामने आएगा, उसकी सत्यता बदलती नहीं है। और तो इस तरीके से अगर राजनीति विज्ञान की बात करें तो ये एक शुद्ध विज्ञान के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो साइंस नॉर्मल सामान्य विज्ञानों के जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो सही और निष्कर्ष होते हैं, प्रयोग द्वारा सिद्ध होते हैं, लेकिन हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। इसलिए आलोचना इनकी ये कहते भी की गई कि राजनीति विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। चौथा हमारा पॉइंट आता है इनकी आलोचना का, अत्यधिक वैज्ञानिक है। बहुत ज्यादा साइंटिफिक होने के कारण इसमें जो आइडियलिज्म की थ्योरी है, जो आदर्शवादिता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और तथ्यों को और उन पे बात करती है। तो राजनीति के क्षेत्र में वो संभव नहीं है, इसलिए भी इनकी आलोचनाएं की जाती है। इसके बाद इनकी आलोचना किस लिए की जाती है? इसमें केवल क्या है का अध्ययन होता है, क्या होना चाहिए का नहीं। तो ये बताते हैं कि व्यवहारवाद जो विचारधारा है वो सिर्फ इस बात को देखती है कि क्या है जो प्रेजेंट में, वो इस बात में अध्ययन नहीं करती है कि क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से भी इनकी आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ जाना कि व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट है, व्यवहारवाद का जो विचारधारा है, उसका राजनीति के क्षेत्र में अपना प्रभाव है। राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक विषय बनाने पर जोर देता है और अन्य विज्ञानों की भांति, अन्य विषयों की भांति उसके महत्व को बढ़ाने की कोशिश करता है। और जो हमारा परंपरावादी विचारधारा थी, जिसमें सिर्फ राज्य का अध्ययन, सरकारों का अध्ययन करने की बात की गई थी, उसका खंडन करते हुए एक नए स्वरूप को लाने की कोशिश करता है, जो अधिक तार्किक है, वैज्ञानिक है। और इसका जो व्यवहारवाद की विचारधारा है उसी का खंडन स्वयं डेविड ईस्टन ने किया और एक नया कॉन्सेप्ट हमें दिया, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। Thanks for watching.